नमस्कार, मैं रितमा गौतम हिंदी दिवस के इस अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। हजारों साल पुरानी इस भाषा ने न केवल देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वरन आजादी की लड़ाई में सबसे मुखर और मजबूत संपर्क सूत्र के रूप में आगे आई। भारतेंदु जी ने कहा था, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति बिना मिटे नहीं ये कुसूल। जी हाँ, अपनी भाषा अर्थात हिंदी काशीगा स्कूल में अंग्रेजी से कंधा मिलाकर पल्लवित पुष्पित हो रही है। आज हम आप सभी के समक्ष हिंदी दिवस के इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी एक ऐसी विधा है जिसे नानी दादी ने अपने नन्हे संतान को सुनाकर अनेक नैतिक और सामाजिक सीख दे दिया करती थी। बालपन में अंकुरित ये भाव उनके भावी जीवन में सहायक सिद्ध होते हैं। आज काशीगा के नन्हे छात्र अपनी कहानियों से आपको प्रभावित करने जा रहे हैं। तो सुनिए कक्षा 4 एवं 5 के छात्रों से कुछ कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षय कुमार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है सत्य के प्रति ढूंढना। किसी एक गांव के विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। विद्यालय में अध्यापक ने सभी विद्यार्थी का नाम लिया जो उसमें उत्तीर्ण थे। तभी एक लड़का खड़ा होकर बोलता है, मेरा नाम नहीं आया। तभी अध्यापक बोलते हैं, हो सकता है कि तुम उत्तीर्ण नहीं होंगे। तभी वो बालक बोलता है, नहीं, मैं उत्तीर्ण हूँ। वो लड़का 2 महीने से मलेरिया से पीड़ित था। उसने कोशिश की, उसे अपनी कोशिश पे बहुत विश्वास था। तभी बालक ने बोला, नहीं, मैं उत्तीर्ण हूँ। अध्यापक ने उसके ऊपर 5-5 रुपए का जुर्माना लगाना शुरू किया और लगभग 50 रुपए हो गए। और तभी लिपिक आके उसे इशारे से समझाता है, बैठ जाओ। तब लिपिक बोला, यह बालक सर्वोच्च अंक पाए हैं। तभी अध्यापक ने उनका नाम लिया और वो और कोई नहीं, राजेंद्र था। और वो बड़े होके प्रथम राष्ट्रपति बने। उनका पूरा नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। धन्यवाद। मेरा नाम है आना शर्मा। मैं नाइल सदन की हूँ। मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है समझदार बैल। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल भी था। जब वो बैल बूढ़ा हुआ, उस स्वार्थी किसान ने उसको जंगल में छोड़ दिया। लेकिन जो बैल था वो जितना ही बूढ़ा था उतना ही समझदार भी था। उसने मेहनत करके अपने लिए एक गुफा ढूंढ ली रहने के लिए। एक दिन उसके सामने एक शेर आया। वो मन ही मन घबराया, लेकिन उसने अपनी चतुराई दिखा के बोला, मुझे सामने शिकार दिख रहा है, मैं उसको अपने सींगों से अंदर धकेल दूंगा, तुम सब उसको मार के खा जाना। यह सुनते ही शेर जोरों के उल्टे पांव भागा और सियार से जा टकराया। सियार बोला, अरे महाराज, कहाँ? तो शेर बोला, सियार, वहां पे मुझको एक भयानक जानवर नजर आया। तो सियार जोर जोर से हंसने लग गया। अरे महाराज, वो तो एक सिर्फ बैल है, कोई और खतरनाक जानवर नहीं। शेर तभी भी नहीं समझा, वो बहुत ही डर गया था। तो सियार ने बोला, महाराज, आप मेरी पूंछ से पूंछ बांध लो, जब वो हमला करेगा तो सारी चोट मुझे ही आएगी। तो शेर में थोड़ी जान में जान आई और दोनों गुफा की ओर निकल गए। जैसी बैल ने देखा दोनों आ गए तो बैल समझ गया था कि सियार ने शेर को सारी बात बता दी। तो बैल फिर अपनी चतुराई दिखा के बोला, अरे सियार, मैंने तो तुमको 2 शेर लाने को बोले थे, तुम तो एक ही लाए। यह सुनते ही शेर उल्टे पांव तेजी से भागा और बेचारा सियार घसीटते हुए चले गया। इसीलिए कहते हैं, मुश्किल में अपनी समझदारी नहीं भूलनी चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जागृत कक्षा 4
पैसिफिक सदन से आज की कथा वाचन प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। भूगोल के मास्टर जी वेणुगोपाल ने सभी बच्चों से कॉपियाँ मंगवाई। 2-3 कॉपियाँ पढ़ने के बाद उनके हाथ में नरेंद्र नाथ दत्त की कॉपी आई। उन्होंने नरेंद्र को गुस्से से बोला, नरेंद्र, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की राजधानी क्या है? नरेंद्र ने बड़े ही प्यार से बोला, वॉशिंगटन है मास्टर जी। मास्टर जी बोले, अरे मूर्ख, पता नहीं था तो पिताजी से पूछ लेते या कोई किताब में देख लेते। अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क है। नरेंद्र बोला, नहीं मास्टर जी, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन ही है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप किताब में देख लीजिए। मास्टर जी ने जब ही किताब में देखा, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नरेंद्र को बोला, नरेंद्र, तुम एक बहुत अच्छे बच्चे हो, अब तुम सत्य पे टिके रहे। यही बच्चा बड़े होके स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्यवाद। वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कविता जीवन की कोमल अभिव्यक्ति है। अनेक कवियों ने हिंदी भाषा के श्रृंगार स्वरूप महाकाव्यों की रचना की। गीतात्मकता के कारण साहित्य का यह माध्यम अत्यंत लोकप्रिय सिद्ध हुआ। यूं तो 9 रसों को अपनी अभिव्यक्ति देकर कवियों ने इस हिंदी भाषा के कोश को समृद्ध किया है, लेकिन हास्य वह माध्यम है जिससे लोग अपने मन को विश्राम देते हैं। आज हास्य एवं व्यंग्य की कविताओं को आपके समक्ष पेश करने कक्षा 6 एवं 7 के छात्र अपनी अपनी विभिन्नताओं और विशेषताओं के साथ प्रस्तुत हैं। हंसना है, मुस्कुराना है, इस महफिल को ढांके से सजाना है। नमस्कार, मेरा नाम है युक्ता मंडल। मैं 6ठी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं पैसिफिक हाउस से हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है जब मैं यमराज से मिली। एक दिन रास्ते में मुझे मिल गए यमराज। बोले, बेटा, तेरे पापों का घड़ा भर गया है आज। मैं बोली, प्रभु, मैं तो जलेबी की तरह सीधी हूँ, क्यों मेरी शराफत पर उंगली उठा रहे हो? जरूर आपके कंप्यूटर में कोई वायरस है जो मुझ पर ऐसा आरोप लगा रहा है। ध्यान से सुनिए, मेरी क्या मजबूरी है। आजकल जीने के लिए गलत काम करना ही जरूरी है। यमराज बोले, बेटा, इस तरह जी ना दुखाओ। इंसान तो तुम पहले ही हो, अब गधों की तरह मत ही निनाओ। पर ये तो तुम इंसानों का सिस्टम है, यह भी जान लो। पर तुम्हारी बात सही है, सो अपने प्राणों को छोड़कर कोई 3 वरदान मांग लो। मैंने पहले 2 वर मांगे। मेरे देश से गरीबी और बेरोजगारी हटा दो। यमराज बोले, बेटा, यह तो असंभव है। इसके बदले अपनी उम्र 20 साल और बढ़वा लो। मैंने आखिरी वर मांगा, प्रभु, कम से कम भ्रष्टाचार ही मिटा दो। इस पर बोले, अरे नादान, यह भी नहीं जानता कि विधि का विधान कौन मिटा सकता है। जब मैं खुद यमराज होकर तुझे 20 साल की रिश्वत दे रहा हूँ, तो खुद ही सोच, यहाँ से भ्रष्टाचार कौन मिटा सकता है। पर याद रख, अगर तुझ में सच्चाई होगी तो तेरे उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। तेरे सुख पेट्रोल के दामों की तरह बढ़ते और दुख पानी के स्रोतों की तरह घट जाएंगे। धन्यवाद एवं शुभ दिन। मेरा नाम ओम कल्पेश भाई पटेल
कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है आज क्या बनाऊँ। एक दिन मेरी वह बोली, वो जी सुनते हो आज क्या बनाऊँ। मैं बोला, भाग्यवान गधा परसों बना था, मुर्गा कल बना था, आज तुम बोलो तो शेर बन जाऊँ। मेरी वह बोली, मैं पूछ रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। मैं बोला, भाग्यवान चिमटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज तो धक्के से ही काम चला लूँगा। मेरी वह बोली, शिव तुम्हारे दिल में क्या है। मैं बोला, जैसे कृष्ण के दिल में राधा, राम के दिल में सीता, वैसे मेरे दिल में तुम हो भाग्यवान। मैं पूछ रही हूँ खाने में क्या बनाऊँ। मैं बोला, करेला हो या पनीर, नमकीन हो या घी, आज मौसम में बड़ा सर नरम, बर्तनों के लिए दे देना पानी गरम। तो गरम मिल जाएगा, पर प्रश्न है कि खाना कौन बनाएगा। मुझे बाजार जाना है साड़ी खरीदने, उसका बिल करोगे आप अदा। ओ अरे ओ भाग्यवान, खूब रची तेरी अदा। साड़ी लो तुम, बिल भरूं मैं, साड़े जड़ी खाने की, नया नया पकाने की। दे दो मुझे कुछ कल का बचा कुचा, क्योंकि मुश्किल है भरना तुम्हारा बिल, जो है तुम्हारी जुबान से भी बड़ा। धन्यवाद। संभाषण आधुनिक युग की वो सशक्त विधा है जिससे वक्ता अपने आप को अभिव्यक्त करता है। इसी व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखते हुए कक्षा 8 के लिए संभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने महान व्यक्तियों के संभाषण की प्रस्तुति दी, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। नमस्कार, मैं चंद्रहास प्रताप सिंह कक्षा 8B और अमेज़न सदन की ओर से मेरी भारतीय संस्कृति विषय के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। आदिकाल से गुरुजनों का स्थान देवताओं से समकक्ष रहा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आपके सामने कई उदाहरण रखने जा रहा हूँ। अगर चाणक्य नहीं होते तो ना ही चंद्रगुप्त होते और ना ही भारत एक हो पाता और ना ही ग्रीक हमारी मातृभूमि से भाग जाते। बंदा बहादुर अपने गुरु का आदेश लेके वीरगति को प्राप्त हुए। शिवाजी महाराज अपनी माँ और गुरु के दिखाए रास्ते पे चलकर महानता का उन्होंने रास्ता चुना। सारे धर्म हमें ये बताते हैं कि गुरुजनों का आदर करना चाहिए और उनकी बातें सर आंखों पर रखनी चाहिए। पर हम इस दौर में पाश्चात्य संस्कृति की ओर अंधी दौड़ कर रहे हैं। यही वजह है कि हम अपनी प्राचीन धरोहर को पहचानना चाहिए। जो नारी पहले देवी त्रय होती थी, अब उसके साथ प्रतिदिन अन्याय हो रहे हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, उनको जीवित रखते हैं, अब जब वो बुढ़े हो जाते हैं तो वही बच्चे उनको वृद्धाश्रम भेज देते हैं। जो पर्यावरण हमको जिंदा रखता है, हम लोग उसी को बर्बाद कर रहे हैं। इसी वजह से हमें अपनी प्राचीन धरोहर को वापस लाना होगा और उसे उसका उचित स्थान देना होगा। अगर हम अपनी प्राचीन धरोहर वापस ले आते हैं तो नारी के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं वो स्वतः खत्म हो जाएंगे। बूढ़े माता पिताओं को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा, पर्यावरण को उसका सम्मान मिलेगा और नदियों को माँ का स्थान। और हम मनुष्य तो क्या, किसी पेड़ और पौधे को भी हानि पहुंचाना नहीं चाहिए। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके, गोविंद दियो मिलक। प्रणाम। आदरणीय निर्णायकगण, गुरुजन एवं सहपाठियों, सादर अभिनंदन। मैं अभिज्ञान कक्षा 8 का छात्र हूँ और मैं एवरेस्ट सदन को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ एक भाषण के द्वारा। और मेरे इस भाषण का विषय है कोरोना वायरस।
तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कोरोना वायरस एक बहुत ही बड़ी बीमारी है जिसे कि हम फैलने से नहीं रोक सकते। कोरोना वायरस से बहुत लोगों की मौत जा चुकी है और उनके परिवार बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं। और कोरोना वायरस के जितने नुकसान हैं उतने फ़ायदे भी हैं। जैसे कोरोना वायरस ने हमें अपने परिवार के साथ रहने के लिए सिखाया, हमें अपने मम्मी पापा की मदद करने के लिए सिखाया। कोरोना वायरस ने हमारे अर्थ के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण को भी कम किया और हमें लगता था कि ये काम सिर्फ हम ही कर सकते हैं, पर हम धोखे में थे। ये काम कोरोना वायरस ने कर दिखाया और हमें लगता था कि अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे तो हम नहीं रह सकते, पर हम गलत थे। अभी सारे रेस्टोरेंट बंद हैं, सारे होटल बंद हैं, पर फिर भी हम अपने घर में सादा खाना खा के जी रहे हैं जैसे कि एक गरीब खा के जीता है। हम अपने घर में सादा खाना खा रहे हैं अभी, क्योंकि अभी सारे होटल और रेस्टोरेंट बंद हैं। हमें लगता था कि हमारे क्रिकेट स्टार, फिल्म स्टार MS धोनी, विराट कोहली ही हमारे असली हीरो हैं, पर इस कोरोना वायरस ने हमें ये बताया कि हमारे असली हीरो तो डॉक्टर, कर्मचारी और पुलिस ऑफिसर हैं, जो कि इस कोरोना काल में भी हमारी बहुत सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए अपनी जान के ऊपर खेल रहे हैं। जब ये कोरोना वायरस नहीं था तो हम बड़े बड़े सैलून में जाके अपने बाल कटवाते थे, पर इस कोरोना वायरस ने हमें घर बैठकर हमें अपने बाल काटने के लिए सिखाए। हमें लगता था कि तेल बहुत ही कीमती चीज़ है और हमें ये पता चला है कोरोना वायरस के द्वारा कि हमारे बिना तो तेल की कोई कीमत ही नहीं है। हम चिड़ियाघर के जानवरों को पिंजरे में बंद देखकर बहुत खुश होते थे, बहुत उछलते थे, बहुत कूदते थे, पर अब इस कोरोना वायरस ने हमें यह सिखा दिया कि हम जब पिंजरे में बंद होते हैं तो हमें कैसा लगता है। ऐसा ही कुछ उन जानवरों को लगता होगा जब वो पिंजरे में बंद रहते होंगे। हमें लगता था कि हम अपने छुट्टियां बनाने के लिए बाहर घूमने नहीं गए तो हम नहीं रह सकते, पर इस कोरोना वायरस ने हमें छुट्टियां बाहर ना बना के अपने मम्मी पापा, अपने परिवार के साथ रहने के लिए सिखाया। अपने परिवार के साथ छुट्टियां। रचना धर्मता मनुष्य के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। सृजन एक सोच है जो निर्माण की प्रेरणा देती है। रचनात्मकता छात्रों के भौतिक विकास की आधारशिला है। इन्हीं विशेषताओं से विभूषित वरिष्ठ वर्ग के छात्रों ने स्वरचित कविताओं का वाचन किया है, जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। नमस्कार, मैं रिद्धि दीवान एवरेस्ट सदन से आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है धूम्रपान या आत्महत्या। आजकल धूम्रपान करना आम बात है। धूम्रपान किसी आयु या वर्ग विशेष तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी चारों ओर फैल रहा है। मेरी रचना आसपास के वातावरण से प्रेरित है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। धूम्रपान करना बेमतलब सा नजर आता है। धूम्रपान करना बेमतलब सा नजर आता है। सिगरेट की एक ओर धुआं तो दूसरी ओर एक मूर्ख नजर आता है। धुएं में जैसे सब कुछ धुंधला जाता है। धुएं में जैसे सब कुछ धुंधला जाता है और न जाने कब वो इसकी गिरफ्त में आ जाता है। धूम्रपान करता तो एक व्यक्ति है। धूम्रपान करता तो एक व्यक्ति है, पर उसकी आंख में जलता पूरा परिवार नजर आता है। वो व्यक्ति खुद भी कहाँ बच पाता है। वो व्यक्ति खुद भी कहाँ बच पाता है। कैंसर जैसी बीमारी के आगे नतमस्तक हो जाता है। आजकल शहरों में हुक्के का चलन धूम्रपान को बढ़ावा है। अब तो सभी ओर धुएं का मंजर नजर आता है। कश पर कश लगाने में न जाने क्या मजा आता है। कश पर कश लगाने में न जाने क्या मजा आता है। मुझे तो एक जीवन मौत की ओर जाता नजर आता है। सिगरेट के पैकेट पर मौत दिखती है। सिगरेट के पैकेट पर मौत साफ दिखती है। न जाने पीने वालों को क्या नजर आता है।
सुंदर पैकेटों में मौत बिकती है बाजार में, सुंदर पैकेटों में मौत बिकती है बाजार में, पर बनाने और बेचने वालों को भी व्यापार नजर आता है। शायद पैकेट पर लिखना कि धूम्रपान हानिकारक है काफी नहीं, शायद पैकेट पर लिखना कि धूम्रपान हानिकारक है काफी नहीं, उसे हटा धूम्रपान आत्महत्या है लिख देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि धूम्रपान हानिकारक है? अगर हाँ, तो आत्महत्या को भी कानूनी बना देना चाहिए, तो आत्महत्या को भी कानूनी बना देना चाहिए। नशा बुरा है, बहुत बुरा है, नशा बुरा है, बहुत बुरा है, पर अगर नशा काम का हो या परोपकार का हो तो जीवन सफल नजर आता है, तो जीवन सफल नजर आता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं निष्ठा पाठक कक्षा 9 की छात्रा एवरेस्ट सदन से आज आप सभी के समक्ष एक स्वर उचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बाल मजदूरी। आशा है कि आप सभी को ये कविता पसंद आएगी। काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि इस देश के गरीब बच्चों के काम आऊँ। काश मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ कि इस देश के गरीब बच्चों के काम आऊँ। उन बच्चों को देखती हूँ तो जी भर आता है, जो स्कूल ना जाकर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर अपना दिन बिताता है, जो स्कूल ना जाकर किसी ट्रैफिक सिग्नल पर अपना दिन बिताता है, जो निकलता है सुबह सुबह किसी के बर्तन धोने, जो निकलता है सुबह सुबह किसी के बर्तन धोने। जी करता है उन नन्हे हाथों में मैं थमा लूं ढेर सारे खिलौने। जी करता है उन नन्हे से हाथों में मैं थमा लूं ढेर सारे खिलौने। वो बचपन उसका जो कभी ना वापस आएगा, वो बचपन उसका जो कभी ना वापस आएगा। उसकी सोच कि जो वो ना कमाए तो खाना कौन खिलाएगा। हर देश में पढ़ना हो जाए ज़रूरी, हर देश में पढ़ना हो जाए ज़रूरी। भारत देश से खत्म हो जाए यह बाल मजदूरी, भारत देश से खत्म हो जाए यह बाल मजदूरी। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दो और बना दो इतना काबिल। हे ईश्वर, हमें हिम्मत दो और बना दो इतना काबिल कि हम इन बच्चों को पढ़ाकर करें इनका भविष्य उज्जवल, कि हम इन बच्चों को पढ़ाकर करें इनका भविष्य उज्जवल। भारत देश सही मायने में उस दिन होगा स्वतंत्र, भारत देश एक मायने में उस दिन होगा स्वतंत्र जिस दिन इस देश से बाल मजदूरी का हटेगा कलम, जिस दिन बाल मजदूरी का इस देश से हटेगा कलम। धन्यवाद। मैं रिद्धिमा गौतम कक्षा 11 एमसन सदन की छात्रा आपके समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की धरती पर स्वर्ग तभी तो आएगा, सुंदर होंगे नगर गांव, ये बच्चा बच्चा गाएगा। बदले हम तस्वीर यहाँ की, सुंदर सा एक दृश्य बनाए, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। फैल रहा है खूब प्रदूषण, काट रहा मानव जंगल वन, हवा हो रही है जहरीली, कमजोर पड़ रहा है सबका तन। समय आ गया है कि मिलकर हम सब कोई कदम उठाए, क्यों ना देश का बच्चा स्वच्छ हवा से अपने मन को बहलाए। संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं। हवा चाहिए शुद्ध ही सबको, पेड़ न कोई लगाता है, अनजाने में सब रोगों को पास में खुद ही बुलाता है। हरियाली फैलाकर आओ, सबको अब हम स्वस्थ बनाएं, संदेश ये हम सब तक फैलाएं, आओ पर्यावरण बचाएं।
डीजल पेट्रोल को कम करके सूर्य ऊर्जा का काम बढ़ाएं। रेल बसें सब चल पाएंगी, धुएं का भी नाम न पाए। थैले रखे हम कपड़े के, प्लास्टिक को रखना छोड़ दे। प्रयोग करी गाड़ी का कम, चलने पर पैदल जोर दे। अहंकार की छोड़कर बातें, संदेश ये हम सब तक फैलाएं। आओ पर्यावरण बचाएं। मत व्यर्थ करो जल को, जल है तो अपना जीवन है। प्रकृति ने है जो हमको दिया, सबसे अनमोल ये वो धन है। सब जीवों को मिले बराबर, इस उद्देश्य से अब हम जल बचाएंगे। दूर कर प्रदूषण, भारत देश को जगमग बनाएंगे। संदेश ये हम सब तक फैलाएं। आओ पर्यावरण बचाएं। माता है ये धरा हमारी, हम सब इसका सम्मान करें। क्यों बिगड़ रहे हालात हैं इसके, इस बात का हम ध्यान करें। शान देश की उस बच्चे से जो सीना तान दिखाएगा। सभी होंगे स्वस्थ यहाँ पर, पर्यावरण भी महकाएगा। पेड़ बचेंगे, देश बचेगा, नया हिंदुस्तान बन जाएगा। नया हिंदुस्तान बन जाएगा। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, जो देश अपने भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं कर पाता, वह देश उन्नत नहीं हो सकता। इसलिए हमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना है। अन्य भाषाएं भले ही संपर्क की भाषा हो सकती हैं, पर हिंदी हमारे आत्मा की भाषा है। हिंदी भाषा के विकास की इस यात्रा में अभिभावकों एवं गुरुजनों ने हमारी सहायता की है। उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।